Hello everyone, I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IITians Tapasya, Patna. Today we will take up a new chapter in class 12 of chemistry, the solid state. We have already discussed the solution chapter and the videos have been uploaded, and this is the first lecture of the chapter solid state, and we will start with what are solids. As you all know, there are basically three classes in which matter is classified: solids, liquids and gases. So here we are discussing the concept of solids. So the first question which comes to our mind is, what are solids? So the answer says the matter which has a definite shape as well as volume are called solids. Alright, so the matter which has a definite shape as well as volume are called solids. मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका शेप भी पता हो, दिखने में कैसा है, और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, यानी कि वॉल्यूम भी पता हो, उसको हम कहते हैं सॉलिड्स. सॉलिड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में. द सॉलिड्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and the other is amorphous solids. You can refer NCERT table 1.1 class 12. NCERT table 1.1 में आपको distinguish between crystalline solids and amorphous solids किया गया है, जिसमें crystalline solids की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और amorphous solids की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई होगी. आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. उसमें से दो तीन बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. जैसे If I try to explain crystalline solids in one word, अगर मैं crystalline solids को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर. इसका फीचर यह है कि एक रेगुलर स्ट्रक्चर है. अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में ये इररेगुलर स्ट्रक्चर है. आई विल टेल यू हाउ. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स का या आयंस का एक डेफिनेट पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न के ऊपर एटम्स और आयंस पाए जाते हैं. एक फिक्स पैटर्न है, रेगुलर स्ट्रक्चर है और सब कुछ एक जैसा है. अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है कि वो रेगुलरिटी गायब है. मतलब कुछ समय तक लगेगा कि एटम्स थोड़े ज्यादा हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे पैकिंग ज्यादा हो गई है, कहीं पैकिंग कम हो जाएगी. मैं इसको एक्सप्लेन फर्दर करूंगा. और तो इसी बात को एक एक्सप्लेन किया गया वर्ड से. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. मतलब एज आई सेड, रेगुलर होने का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. तो काफी लंबी रेंज तक एक पर्टिकुलर ऑर्डर को एटम्स या आयंस फॉलो कर रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जबकि अमॉर्फस सॉलिड, जैसा कि मैंने कहा, इररेगुलर होता है. तो इसमें जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर्ड सिस्टम है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता है. अगर एटम्स का कोई फिक्स पैटर्न दिखेगा भी तो बहुत कम दूरी के लिए दिखेगा, बहुत कम रेंज के लिए दिखेगा. इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर. यानी कि जो एटम्स का या आयंस का ऑर्डर है वो काफी कम डिस्टेंस के लिए, काफी कम दूरी के लिए आपको दिखाई देगा. यानी कि वहां पर डिसऑर्डर्ड सिस्टम ज्यादा दिखाई देगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है. उसमें एक टर्म ऐसा होगा जो आप समझने में साथ आपको दिक्कत आएगी. वो होता है उस टेबल में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं. अब ये आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, आप देखिए. आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट. स्वाभाविक तौर पर अनाइसोट्रॉपिक है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शनली डिपेंडेंट. कहने का सेंस क्या है मेरा, जरा बात समझिए. जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए क्रिकेट ग्राउंड का. क्रिकेट ग्राउंड पे 3 स्टंप्स लगे होते हैं. 3 स्टंप्स को अगर आप एंगल बदल कर देखें, सपोजिटली विकेट कीपर के एंड से देखिएगा तो आपको 3 स्टंप्स बिल्कुल वर्टिकल नजर आएंगे. थोड़ा सा स्लिप्स की तरफ से देखिएगा तिरछा होके तो पता चलेगा कि वो थोड़ा सा उसका पैटर्न बदल गया, वो 3 एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रहा है तो उसका विड्थ छोटा हो गया है. अगर कोई पॉइंट के तरफ से देखे या स्क्वायर लेग की तरफ से देखे तो उसको 3 स्टंप ही नजर नहीं आएगा, वो एक ही स्टंप नजर आएगा. तो मैं एक बेसिकली क्या कहना चाहता हूं
कि मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे 3 स्टंप दिखाई दे रहे थे, मैंने एंगल बदला, यहां से देखना शुरू किया तो मुझे 3 दिखाई दे भी रहे हैं तो उसकी दूरी कम ज्यादा दिखाई दे रही है, और अगर मैं बिल्कुल सामने होकर देखना शुरू करूं तो मुझे 3 स्टंप्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल एक ही स्टंप दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट एंगल से देखने पर हमें अलग अलग चीज दिखाई दे रही है, यानी कि ये डायरेक्शनली डिपेंडेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। कोई भी चीज अगर ऑर्डर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, तो एक व्यक्ति अगर यहां से देखेगा तो इसको केवल एक बंदा दिखाई देगा, उसके पीछे वाले लोग दिखाई नहीं देंगे, और एक व्यक्ति अगर यहां से देखेगा तो उसको ये सारे लोग अलग अलग लाइन में दिखाई दे, अलग अलग रोज में दिखाई दे। तो बेसिकली क्या है कि यहां डायरेक्शन चेंज करने पर जो हमारा व्यू है, जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है वो चेंज हो जा रहा है। इसी को कहते हैं डायरेक्शनली डिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स का अरेंजमेंट एक फिक्स सिस्टम में है, फिक्स ऑर्डर में है, तो डायरेक्शन बदलने पर हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए ये डायरेक्शनली डिपेंडेंट हो जाता है। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है वो इररेगुलर होता है। इररेगुलर का मतलब एज्यूम कीजिए कि रैंडमनेस ज्यादा है कहीं से भी। अब अगर हम इसको इधर से भी देख रहे हैं तो रैंडम दिखाई दे रहा है, इधर से भी देख रहे हैं तो रैंडम दिखाई दे रहा है, इधर से भी देख रहे हैं तो रैंडम दिखाई दे रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर डायरेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले भी रैंडम था अब भी रैंडम है, पहले भी रैंडम था अब भी रैंडम। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में हम कहेंगे कि ये अनिसोट्रॉपिक होता है, यानी कि डायरेक्शनली डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको एटम्स के ओरिएंटेशन में फर्क दिखाई पड़ेगा, साफ साफ पैटर्न ही अलग हो जाएगा। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में चूंकि आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ ये, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड होता है इररेगुलर, तो इररेगुलर के लिए आप देख सकते हैं कि आप ऐसे देखिए तो भी इररेगुलर, ऐसे देखिए तो भी इररेगुलर, ऐसे देखिए तो भी इररेगुलर। तो बेसिकली डायरेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, हर तरफ से इररेगुलर ही दिखाई पड़ रहा है। यही एक टर्म है जिसको समझने की थोड़ी बहुत जरूरत है। बाकी मेरे ख्याल से आप अगर टेबल 1.1 पढ़ेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एक होता है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके लिए वो शार्प नहीं होता है कि कोई फिक्स पॉइंट पे वो बॉइल होता है या मेल्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जैसे मेटल्स, सोडियम, आयरन या सॉल्ट्स, NaCl, Fe2O3, ये सारे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है रबर। आप देखिएगा ऊपर से टफ होता है, अंदर से वो थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है। वैक्स ऊपर से सख्त होता है, बीच में एकदम लिक्विड टाइप का रहता है हल्का। ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। बेसिकली ग्लास की ऊपरी सतह काफी टफ होती है, लेकिन आप अंदर जैसे ग्लास तोड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर जो डेंसिटी है या वहां पर जो चीजों का ओरिएंटेशन है वो बहुत लूज सा होता है। सोप, साबुन का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। साबुन आप नहाते होंगे तो शुरू में थोड़ा कम खर्च होता है, बीच में एक ऐसा फेज आता है कि एकाएक तुरंत खर्च हो जाता है। इसका साफ मतलब है कि स्टार्टिंग के जो सरफेस बनाई गई है वो काफी सॉलिड बनाई गई है, काफी सख्त बनाई गई है, और वहां पर एटम्स को काफी क्लोजली पैक किया गया है, और बीच में वहां पर एटम्स की पैकिंग जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, अमॉर्फस सॉलिड्स के। हमारा फोकस जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे होगा। इस चैप्टर में हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे किस पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को शुरू से टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह जो आपको उसमें सेगमेंट दिया होगा टिल टेबल नंबर 1.3, मतलब स्टार्टिंग से लेके टेबल नंबर 1.3 जब तक आपको ना दिखाई दे, आप एक बार रीड थ्रू जरूर कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रीडिंग जरूर दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से उसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है, जैसे मोलिकुलर सॉलिड्स और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब आपको दिखाई पड़ जाएगा और पढ़ने से क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोवेलेंट सॉलिड्स या कोई भी चीज हो। बाकी जैसा कि मैंने कहा वी विल फोकस ऑन क्रिस्टल्स, तो हमारा फोकस क्रिस्टल पे रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ एड्रेस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज अ क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते किसे हैं। तो मैंने डेफिनेशन में यहां पे आपको दिया है, अ क्रिस्टल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड मोटिफ
LATTIC लैटिस एंड मोटिफ MOTIF। तो जब मैंने क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए इन दो शब्दों का सहारा लिया है, लैटिस एंड मोटिफ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं कि लैटिस किसे कहते हैं और मोटिफ किसे कहते हैं। All right, so now we will discuss what is meant by lattice. Lattice होता क्या है? तो हम कहेंगे कि it is a regular arrangement of points. It is a regular arrangement of points in three-dimensional space. ये points का एक regular arrangement है. I'll explain how. जैसे देखिए, अगर ऐसा ऐसा एक arrangement है points का, और चूंकि ये प्लेन 2 डायमेंशनल है, आप देख सकते हैं कि एक शेप बन रहा है जिसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। ये आगे भी कंटिन्यू होगा, नीचे भी कंटिन्यू होगा। तो इस प्रकार का एक सेटअप बन रहा है जिसको आप स्क्वायर कह सकते हैं। अगर हम इसी को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दें तो ये क्यूब हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। स्क्वायर ही नहीं, हो सकता है कि हम रेक्टेंगल बना दें। स्क्वायर और रेक्टेंगल ही नहीं, हो सकता है कि हम पैरेललोग्राम बना दें, रोम्बस बना दें। यानी कि बेसिकली अगर पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हम बनाते हैं तो उससे हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको भी 3 डायमेंशन में ले जाएंगे तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा, ये आपका रोम्बोहेड्रल हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है मेरा कि पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा और वो ज्योमेट्रिकल फिगर ही लैटिस कहलाता है। मतलब कि जो एटम्स का ओरिएंटेशन है उससे बनने वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो फिगर दिखने में कैसा है, उसी को हम कहते हैं लैटिस। इसलिए मैंने लिखा है बेसिकली द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल की ज्योमेट्री दिखने में कैसी है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिखने में किस शेप का है, वो कहलाता है उस क्रिस्टल का लैटिस। यानी कि बेसिकली लैटिस और कुछ नहीं है, क्रिस्टल की ज्योमेट्री को ही लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल दिखने में किस ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम उस फिगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। नेक्स्ट, मोटिफ। इट रेफर्स टू द एटम्स ऑब्लिक आयंस प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट्स। ये जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर पॉइंट्स कैसे पता चलेगा, वहां पर एटम्स होंगे, आयंस होंगे। तो उन एटम्स और उन पॉइंट्स पर कौन से एटम्स हैं और कौन से आयंस हैं, ये हमें बताता है मोटिफ। तो अगर हम मोटिफ को समझें तो एक तरह से हमें वो ये बताता है बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल किन एटम्स का बना हुआ है, किन आयन से बना हुआ है, यानी कि उस क्रिस्टल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हमें बताता है मोटिफ। तो अब एक बात समझिए, क्रिस्टल में 2 ही चीज तो इंपॉर्टेंट है। पहला, क्रिस्टल है किस चीज का, यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हमें बताता है मोटिफ। और दूसरा, क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी है, उसमें एटम्स का ओरिएंटेशन कैसा है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, वो बताता है हमें लैटिस। तो अगर लैटिस यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री और मोटिफ यानी कि कंपोजिशन, उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल हमारे सामने क्लियर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्रिस्टल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड मोटिफ। नेक्स्ट टर्म का मूव ऑन करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो द डेफिनेशन सेज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का वो छोटा से छोटा यूनिट जिसमें क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज हो, और ना सिर्फ सारी प्रॉपर्टीज हो बल्कि एंड विच व्हेन रिपीटेड, ये विच 2 बार लिखा गया है, which when repeated constitutes the entire crystal is called a unit cell। मतलब
कि एक क्रिस्टल है, मान लीजिए ये, इसका कोई एक छोटा यूनिट, छोटा से छोटा यूनिट जिसको अगर हम उठा के ले लें और इसको स्टडी कर ले तो हमें वो क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दे, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो एटम्स का ओरिएंटेशन हो, चाहे कितने एटम्स कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, वो सब इस एक यूनिट को अगर हम स्टडी कर लें तो पूरे क्रिस्टल को हमें स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। वो छोटा से छोटा यूनिट कहलाता है यूनिट सेल। और ऐसे ही यूनिट सेल्स को अगर हम रिपीटेडली लगाते चले जाएं, एक के बगल में एक, दूसरे के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में ऐसे करके, तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर पैटर्न है तो इसमें से एक स्क्वायर हटाया, वो स्क्वायर यूनिट सेल हो गया। उसी प्रकार जैसा भी क्रिस्टल का ज्योमेट्री हो, जैसा भी क्रिस्टल का ओरिएंटेशन हो, अगर उस पूरे क्रिस्टल में से एक छोटा से छोटा यूनिट हम ले और उस छोटे से यूनिट को अगर हम स्टडी कर ले और ये एनालिसिस करके बता पाए कि पूरे क्रिस्टल की वही प्रॉपर्टीज हैं जो इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। और ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट्स को एक के बाद एक रखते चले जाते हैं, एक के बाद एक सेटल करते चले जाते हैं, तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और चौथा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चारों क्या क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द कमिंग फ्यू मिनट्स, बट आपको चार टाइप्स आपको ध्यान रखना है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और चौथा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक टर्म हम आपको और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे यहां पर, वो है सेल पैरामीटर्स। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए, किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? तीन तरह के साइड्स चाहिए और तीन तरह के एंगल्स चाहिए। तो उन्हीं साइड्स और एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी, जो कि साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अल्फा बीटा गामा, जो कि एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को हम लोग कहते हैं सेल पैरामीटर्स। Now we will discuss one by one the types of unit cells. The first is primitive unit cell. A unit cell in which atoms are located at all the corners is called a primitive unit cell. यानी कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें हर कॉर्नर पे एक एटम हो, ऐसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं primitive unit cell. The second is body centered unit cell. A unit cell in which atoms are located at all the corners as well as the body center is called a body centered unit cell. यानी कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें सारे कॉर्नर्स पे एटम तो हो ही हो, साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, यानी कि उस स्ट्रक्चर के ठीक मिड पॉइंट पे बीचों बीच एक एटम और हो। कॉर्नर्स पे तो हो ही, साथ ही साथ बीचों बीच एक एटम और हो, उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। फिर आता है थर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। A unit cell in which atoms are located at all the corners as well as all the face centers is called a face centered unit cell. इसका मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर कॉर्नर पे तो एटम है ही, प्लस हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम है। जैसे अगर इस कमरे की बात करें तो ये एक फेस है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, ये एक फेस है जिसको फ्लोर कहते हैं, और ये जो चारों वॉल्स हैं ये सारे फेसेस हैं। तो ये सारे कॉर्नर्स पे तो एटम हो ही, साथ ही साथ सारे कॉर्नर्स पे एटम होने के साथ साथ एक कह लीजिए कि हर फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम हो, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और द फोर्थ थिंग इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि अ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर लोकेटेड एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज अ पेयर ऑफ अपोजिट फेस सेंटर्स। मतलब यहां पर क्या है कि सारे कॉर्नर्स पे तो एटम होगा ही होगा, इसके साथ साथ सारे फेस सेंटर पे नहीं होगा, किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट फेस सेंटर, जैसे मान लीजिए ये सामने और ये सामने, इस फेस, इन दो फेस सेंटर्स पे हो, या ये सामने और ये सामने इन दो फेस सेंटर्स पे हो, या ये सामने और ये सामने इन दो फेस सेंटर्स पे हो। तो सारे फेस सेंटर्स पे ना हो, कॉर्नर्स के साथ साथ अ पेयर ऑफ अपोजिट फेस सेंटर्स, अब एक दूसरे के अपोजिट जो फेसेस हो उसके सेंटर पे हो और वो केवल एक ही पेयर पे हो, उसे कहते हैं एंड सेंटर्ड। हम लोग इसको जब डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे
उसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्रिमिटिव कैसे होगा, बॉडी सेंटर्ड कैसे होगा, फेस सेंटर्ड कैसे होगा। फिलहाल हम फोकस करना चाहेंगे इस बात पे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये कहता है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर डिफाइंड। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्योमेट्री होती है, और जिसके बेसिस पर 14 तरह के यूनिट सेल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज 14 ब्रावे लैटिसेस, BRAVAI, ब्रावे लैटिसेस। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे जिसके बेसिस पर टोटल 14 तरह के यूनिट सेल्स को हम डिफाइन करते हैं। उन 14 का जो कॉम्बिनेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग कहते हैं 14 ब्रावे लैटिसेस, जिसको हम अभी जस्ट देखेंगे। 1 मिनट। Okay, now as we discussed types of crystals, there are 7 types of crystal systems on the basis of 14 types of unit cells are defined. तो जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो है पहला क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा हेक्सागोनल, चौथा रोम्बोहेड्रल, पांचवा ऑर्थोरोम्बिक, छठा मोनोक्लिनिक और सातवां ट्राइक्लिनिक। ये 7 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। ये क्यूबिक क्रिस्टल्स जैसे आपको पता ही है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और एंगल 90 डिग्री होगा। टेट्रागोनल में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा, और तीनों एंगल्स अभी भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। बेसिकली आप टेट्रागोनल को कह सकते हैं कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। अच्छा, हेक्सागोनल में क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा, और 3 में से 2 एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तीसरा एंगल 120 डिग्री होगा। जब हेक्सागोन बनता है, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसमें 120 डिग्री एंगल होता है, वो मैं आपको शेप से दिखाऊंगा। उसी प्रकार रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ऑर्थोरोम्बिक इज जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड, जिसके तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तीनों एंगल्स बराबर हैं और 90 डिग्री है। उसी प्रकार मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, 2 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री, और एक एंगल होगा जो कि 90 के बराबर नहीं होगा, बीच वाला। और ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे और कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। ये बेसिक आइडिया है। अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो टेबल 1.3 ये आपको ये सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो सारे क्रिस्टल सिस्टम को फोकस नहीं करने वाले हैं। हम लोग केवल फोकस करने वाले हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स को और हेक्सागोनल क्रिस्टल को। तो अब अभी के बाद से हम लोग केवल क्यूबिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे और हेक्सागोनल की बात करेंगे। और इन सातों सिस्टम्स में ये जो आप यूनिट सेल्स देख रहे हैं, ये P फॉर प्रिमिटिव, B फॉर बॉडी सेंटर्ड, FC फॉर फेस, BC फॉर बॉडी सेंटर्ड एंड FC फॉर फेस सेंटर्ड। तो क्यूबिक क्रिस्टल्स में 3 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव, ऑर्थोरोम्बिक में चारों प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, और मोनोक्लिनिक में केवल प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, ट्राइक्लिनिक में केवल प्रिमिटिव। तो ये अगर सबको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यही 14 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं जिसको हम लोग 14 ब्रावे लैटिसेस बोलते हैं। अब हम बारी बारी से इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का टेबल है जो वहां पर लिखा रहता है, टेबल 1.3। और ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं सातों के। पेज नंबर 9 पे आई थिंक, यस, पेज नंबर 10 पे, एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 पे ये सातों स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हुए हैं। काफी कलरफुल डायग्राम है, आप देख के भी समझ जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग जो फोकस करने वाले हैं अब, वो फोकस करने वाले हैं केवल 2 क्रिस्टल सिस्टम्स पे, दैट इज वन इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल और क्यूबिक क्रिस्टल्स इन दोनों पे फोकस करेंगे।
इन तीनों यूनिट सेल्स की बात करेंगे और हेक्सागोनल की भी बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल्स और हेक्सागोनल है, उसके सब पार्ट्स को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे।